अस्सलामुअलैकुम। हॉरर स्टोरीज़ के एक न्यू एपिसोड के साथ मैं हूं मज़हर मलिक। थैंक यू सो मच एंड लव यू सो मच आप सबके प्यार भरे फीडबैक का। आज की जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं ये इस वक्त तो इटली में है, लेकिन इस कहानी का ताल्लुक़ पाकिस्तान के शहर रावलपिंडी सदर बाज़ार के साथ इस कहानी का ताल्लुक़ है। उन्होंने कहा आप नाम बेशक मेरा फ़र्ज़ी कर लें, लेकिन जो ये लोकेशन बताई है रावलपिंडी का सदर बाज़ार, ये बिल्कुल जेन्युइन लोकेशन है और उनका फ़र्ज़ी नाम यहाँ पे मैं नफ़ीस करने जा रहा हूँ। पहले मैंने कहा मिलता जुलता रखूँ, फिर मैंने कहा लोग पहचान ना जाएं। कहानी शुरू होती है 2003 या 2004 से, ये उनके अल्फाज हैं। फर्स्ट टाइम वो कहते हैं मैं कॉलेज जाता था, नफ़ीस कहते हैं, और सेकंड टाइम मैं ट्यूशन जाता था पढ़ने के लिए। 2003-2004 में पाकिस्तान में लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा होती थी। इतनी ज़्यादा लोड शेडिंग होती थी, अब आके तो बहुत कम हो गई है। कॉलेज के दिन थे, कोई 16-17 साल मेरी उम्र थी, नया नया कॉलेज में दाखिला लिया था, तो उस वक्त मेरे पास एक साइकिल होती थी। घर से मैं साइकिल पे निकलता, रवाना होता, साइकिल चलाता हुआ सदर बाज़ार पहुंचता और वहां पे मैं अपनी एकेडमी में पढ़ता, यहां तक कि रात के 10 साढ़े 10 बजे वहां से फारिग होता और साइकिल चला के मैं घर पहुंच जाता। ऐसी ही एक सुबह मैं अपने कॉलेज गया, वहां से छुट्टी करके घर पहुंचा, खाना वगैरह खाया और शाम को मैं अपनी साइकिल पर सवार होकर ट्यूशन पढ़ने पहुंच गया। 10:15 बजे का टाइम था कि मुझे छुट्टी मिली और वहाँ से मैं जैसे ही साइकिल मैंने निकाली, उस पर बैठने लगा तो पता लगा कि लाइट चली गई है। अमूमन इस वक्त बिजली जाती नहीं थी, वैसे तो लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा थी, किसी वक्त भी बिजली चली जाती थी, लेकिन इस वक्त अमूमन बिजली नहीं जाती थी। और बिजली का सिलसिला इस तरह का होता था कि अगर एक इलाके में बिजली गई हुई है तो दूसरे इलाके में बिजली मौजूद है। ऐसा कभी नहीं होता था कि इकट्ठे ही पूरे शहर की बिजली चली जाती। ऐसा बहुत कम देखने में आता था। अभी भी पाकिस्तान में ऐसा ही होता है कि एक इलाके में बिजली आ रही होती है और एक इलाके में बिजली नहीं होती, और जिनकी आ रही होती है थोड़ी देर के बाद, 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद उनकी बंद हो जाती है, और जिनकी गई हुई होती है बिजली, उनकी बिजली आ जाती है। वो कहते हैं मैं जैसे ही अपनी साइकिल पर सवार हुआ तो लाइट चली गई, और उस रात पूरे शहर की लाइट गई थी। लोगों का हजूम वैसे ही मौजूद था, लोग अपनी शॉप्स में मौजूद थे, दुकानें अभी भी कुछ खुली थीं, और सबसे बढ़ के रोड के ऊपर ट्रैफिक रवां दवां थी, जो हर तरफ बत्ती जाने से अंधेरा सा फैल गया था। वो जो जिंदगी की रमक रवां दवां जिंदगी थी, वहां उन गाड़ियों के चलने से एहसास होता था जिनकी लाइटें जली हुई थीं कि जिंदगी अभी भी रवां दवां है, वरना हर तरफ उस अंधेरे ने बिजली के चले जाने से ऐसा समा पैदा कर दिया था जैसे दुनिया थम सी गई है, रुक सी गई है। वो कुमकुमे, वो रोशनियां, वो शोर शराबा, वो लोगों का आना जाना, शॉपिंग करना, सब कुछ लाइट के चले जाने से थम सा गया था। हाँ, बट गाड़ियों का वो शोर जो ट्रैफिक से गुजर रही थी, हारन का बजाना और इंजन की जो आवाज़ें थी, वो अभी भी एहसास दिलाती थी कि हाँ, मैं एक ऐसे शहर में मौजूद हूँ जहाँ पे रोशनी तो बुझ गई है, लेकिन शहर रमा दमा है। मैं अपनी साइकिल पर बैठा और उन गाड़ियों के साथ साथ साइकिल चलाता हुआ अपने घर की तरफ रवाना हो गया। इर्द गिर्द अभी भी तमाम घरों के अंदर अंधेरा था। आज तो चांद भी कहीं छुप सा गया था, क्योंकि चांद की पहली दूसरी तारीख थी और इन तारीखों में चांद छुप सा जाता था तो हर तरफ अंधेरा फैल जाता था। सिर्फ यही एक रास्ता, एक रोड जिस पे मैं अपनी साइकिल चलाता हुआ जा रहा था, इस शोर के साथ साथ चलता हुआ, अपने कानों को ये शोर सुनाता हुआ, ये एहसास पैदा करता हुआ, हाँ, मुझे डरने की ज़रूरत नहीं, अंधेरा ज़रूर है लेकिन मेरे साथ साथ बहुत सी गाड़ियाँ चल रही हैं। चलते चलते, साइकिल चलाते चलाते मैं छोटी सड़क पर आ गया। अब तेज़ रोशनियों से
मैं एक ऐसी सड़क पे था जिस पे रोशनी तो थी लेकिन बहुत कम थी, और मेरा दिल सोच रहा था कि जब मैं अपनी गली के अंदर दाखिल होऊंगा तो वहां तो घुप अंधेरा होगा, और मेरा घर गली के बिल्कुल एंड पे था, जहां पे गली बंद होती थी वहीं पे ही मेरा घर था, और रास्ता सिर्फ एक ही था। इसी छोटी सड़क से आगे जाके मैंने जब मुड़ना था तो मेरी गली आ जाती, और उसी गली के अंदर जब मैं दाखिल होता तो एंड तक मुझे साइकिल चला के जाना था, घुप अंधेरे के अंदर। और जब मैंने गली के अंदर टर्न लिया तो मुझे एहसास हो गया कि मैं कैसे घर तक पहुंचूंगा। मैंने बाइक को रोक लिया क्योंकि गली के अंदर खूब अंधेरा था। चांद की पहली दूसरी तारीख थी, तभी चांद छुप सा गया था, आज निकला ही नहीं था, और खूब अंधेरा सा पड़ा हुआ था। और इस मोहल्ले के अंदर ऐसा लगता था कि 10:30 पौने 11 बजे के टाइम ऐसा लगता था जैसे सारे घर के लोग खामोश होकर बैठ गए हैं। जब लाइट होती है तो एक एहसास होता है, कहीं से टीवी की आवाज़ आ रही होती है, कहीं पे खबरें लगी होती हैं, कहीं पे गाने चल रहे होते हैं, एक ज़िंदगी के चलने का एहसास होता है। लेकिन मोहल्ले के अंदर दाखिल होते ही लगता था इस मोहल्ले में ज़िंदगी का एहसास ही ख़त्म हो गया है, सब सो गए हैं। लाइट क्या गई है, सबके मुंह को चुप सी लग गई है। खूब अंधेरा, बहुत खूब अंधेरा। मैं कैसे पहुंचूंगा वहां तक? लेकिन ये तो वही गली है ना जहां मैं पैदा हुआ हूं, ये वही गली है जहां मैं पला बड़ा हूं, वही गली है। जिंदगी के 17 साल मैंने यहीं पे गुजारे हैं। मैं तो आंखें बंद करके मैं पहुंच सकता हूं, मैं पहुंच सकता हूं, आंखें बंद करके पहुंच सकता हूं। तो मैं रुक सा क्यों गया हूं? पहुंचना तो है, मुझे तो नहीं पता लाइट कब आएगी, तो मुझे जाना है। तो मैंने अपनी साइकिल को आगे बढ़ा दिया। इंसान चाहे जितना भी खौफ में हो, लेकिन उसको पहुंचना तो होता है। मेरे अंदर इस अंधेरे का खौफ ज़रूर था, लेकिन मैं अपनी साइकिल चलाता चलाता इस गली में उस जगह पे पहुंचा जहां पे मुझे हल्की सी रोशनी नजर आई। एक दिल में एहसास जागा, चलो इस जगह पे हल्की सी रोशनी तो है, वो भी ऐसी मध्यम रोशनी जैसे कोई बैटरी पे किसी बल्ब को जला रहा हो और बैटरी बिल्कुल ख़त्म होने वाली हो, और वो कुमकुमा, वो बल्ब, वो एनर्जी सेवर बिल्कुल बुझने वाला हो, लेकिन ये एहसास जल तो रहा है, बेशक रोशनी नहीं है, फिर भी घुप अंधेरे में नज़र तो आ रहा है कि कुछ जल रहा है। वो रोशनी ऐसी ही थी। मैं जब मज़ीद उसके करीब पहुंचा तो मेरी आंखें खुली की खुली रह गईं। उस गली के बिल्कुल घुप अंधेरे के अंदर हल्की सी जो रोशनी का समा पैदा हुआ था, वो कोई बल्ब या एनर्जी सेवर नहीं, वो एक हसीनो जमील लड़की थी जो वहां पे खड़ी थी, बिल्कुल गली के बिल्कुल दरमियान में, जिसको घुप अंधेरे में मैं दूर से देख ही इसलिए पाया था कि जो लाइट का एहसास था, असल में वो सफ़ेद शलवार कमीज पहने एक इंतहाई हसीनो जमील लड़की थी जो गली के बिल्कुल दरमियान में खड़ी थी। मैं साइकिल चलाता हुआ बिल्कुल जब उसके करीब पहुंचा तो मेरी आंखों ने देखा कि उसको मैं क्लियर देख सकता हूं उस गुप्त अंधेरे के अंदर। वही तो बल्ब थी, वही तो एनर्जी सेवर थी, वही तो एक सोर्स था रोशनी का जो गुप्त अंधेरे के अंदर खड़ी भी चमक रही थी। और जवानी के वो ख्वाब, 17 साल की वो उम्र, जब इंसान सिर्फ देखता ही लड़कियों के सपने हैं, तो मैंने देखा मेरे सपनों की शहजादी आज सामने आकर खड़ी हुई है। उसने चेहरे पे स्कार्फ लिया हुआ था, उसका चेहरा तो खुला हुआ था लेकिन उसने सर स्कार्फ से ढांपा हुआ था, जैसे ख़वातीन अपने बालों को रुमाल बांध के ढांप लेती हैं। नीचे उसने सफ़ेद शलवार कमीज पहना था और उसका चेहरा इतना खूबसूरत था, गोल सा उसका चेहरा था, बड़ी बड़ी उसकी आंखें थीं, बिल्कुल स्लिम और स्मार्ट सी नहीं थी, ऐसा मोटी भी नहीं थी, ऐसा लगता था जैसे कोई हल्का सा भारी जिस्म हो, मोटापा ना हो बल्कि जिस्म जिसको कहते हैं हल्का सा भारी जिस्म हो, गोल सा उसका चेहरा हो। फैट नहीं था, डबल चिन नहीं थी, लेकिन गोल सा चेहरा था जो ऊपर बालों से स्कार्फ से ढका हुआ था। बड़ी बड़ी उसकी आंखें थीं और लगता था उन आंखों में काजल पहना हुआ है। उसके होंठ ऐसे थे, गुलाबी होंठ, लगता नहीं था उस पर कोई लिपस्टिक या कोई चीज़ लगाई है, लगता था खुदा ने बनाए ही इतने खूबसूरत हैं कि गुलाबी होंठ। बड़े बड़े उसने कांटे पहने हुए थे सोने के, वो स्कार्फ के बावजूद बाहर लटक रहे थे।
वो स्कार्फ इस अंदाज में उसने लिया था कि वो कानों के अंदर जहाँ पे लगे थे वो हिस्सा तो नहीं नज़र आ रहा था, लेकिन लगता था ये कानों में पहनी हुई कोई चीज़ है जो बाहर लटक रही है। उसका होंठ, उसकी आंखें, उसका नाक, उसका पूरा चेहरा इतना हसीन और जमील था कि मैंने इससे पहले इतनी खूबसूरत लड़की ज़िंदगी में कभी नहीं देखी थी। वो जो मैं साइकिल चलाता हुआ आहिस्ता आहिस्ता उसके करीब आ रहा था, मुझे नहीं पता लगा कब मेरे पाँव वहाँ पे रुक गए और उसकी खूबसूरती में मैं इतना महव हो गया, इतना खो गया कि मेरे पाँव रुक गए और मैं खड़ा उसको टिकटिके बांधे देखे जा रहा था, क्योंकि वो मेरी तरफ देख के मुस्करा रही थी। उसकी आंखों में एक हया सी थी, उसकी आंखों में एक शर्म सी थी, उसकी आंखों में एक मोहब्बत सी थी, मेरे लिए मोहब्बत, मेरे लिए। उसके होंठों पे, उन गुलाबी पंखड़ियों जैसे होंठों पे एक मुस्कुराहट थी, जैसे वो कह रही हो तुम्हारा ही तो इंतजार था। उसको कुछ सेकंड में खड़ा देखता रहा, फिर ऐसे जैसे होश से मैं आ गया हूं कि मैं क्या कर रहा हूं। किसी की लड़की को देख रहा हूं, माना वो वसीन और जमील है, माना बहुत खूबसूरत है, लेकिन ये कौन सा अंदाज है किसी को इस अंदाज में देखने का कि मैं एकदम से आगे बढ़ने लगा। मैंने साइकिल को पैडल मारा और जैसे ही 2 कदम बढ़ा तो पीछे से उसकी आवाज आई, रुको, मुझसे मिलोगे नहीं। यह जुमला जब मेरे कानों में आया, रुको, मुझसे मिलोगे नहीं, तो मैं अभी चंद कदम ही चला सका था कि एकदम से रुक गया और गर्दन मोड़कर पीछे देखा तो वो अपनी बाहें यूं खोल के खड़ी थी जैसे कह रही हो मेरे गले लगो, मैं तुमसे ही तो मिलने के लिए आई हूं, तुम्हें गले लगाने के लिए आई हूं, मेरे पास आओ। मैंने उसको देखा, अपने आप से पूछा क्या ये ख्वाब है या कोई हकीकत। वो मुझे गले लगाने को कह रही है, एक कोई औरत जिसको मैं जानता नहीं, जो इंतहाई हसीन और जमील लड़की है, लेकिन क्यों मुझे गले लगाने की कोशिश कर रही है। उम्र ही ऐसी थी कि एकदम से मेरे दिल में आया, हाँ मुझे इसको गले लगाना है। मैंने जल्दी से साइकिल से नीचे उतरा, साइकिल स्टैंड पे लगाई और उसी की तरफ बढ़ पड़ा। 4-5 कदम ही मैं आगे जा सका था और उसके करीब जैसे ही मैं पहुंचा, उसके और मेरे बीच अब तकरीबन 1 कदम का ही फासला था। वो बाहें खोले, मजीद उसके चेहरे पे मुस्कुराहट आ चुकी थी, एक ऐसी मुस्कुराहट, और उसकी आंखों में एक ऐसी नशीली मोहब्बत आ चुकी थी जैसे मुझसे गर्म जोशी से लिपटने को तैयार हो, ऐसे जैसे वो मेरी मोहब्बत, कई सालों बाद बिछड़ी मोहब्बत जो मुझसे गले मिलके लिपटने को, मुझे चूमने को तैयार हो। उसकी आंखों में ऐसी ही मोहब्बत, ऐसी ही प्यास थी। और मैं एक नौजवान लड़का उस प्यास, उस मोहब्बत को देखकर समझ गया था कि ये मेरी मोहब्बत में कई सालों से पागल है और आज मुझे लिपटना चाहती है, आज मुझे अपने सीने से लगाना चाहती है। अब उसके और मेरे बीच में तकरीबन 1 कदम का जब फासला ही रह गया कि उसी लम्हे लाइट आ गई। और जैसे ही लाइट आई तो मेरे बाजू जो बिल्कुल उसको लिपटने के लिए तकरीबन उसके करीब पहुंच चुके थे, जैसे ही लाइट आई और मैंने ऐसे बंद किए बाजू ताकि वो मेरे सीने के अंदर आ सके, लाइट आने की वजह से उस जगह पे कोई भी नहीं था। और मैंने जब यूं गले लगाया और लाइट आ गई तो कोई भी नहीं था। मैं चौंका, इधर उधर देखा, सामने कोई नहीं, पीछे देखा, कोई नहीं, कहां गई वो। दिमाग में पहला ख्याल यही आया कहीं कोई ख्वाब तो नहीं था। तो दिमाग ने कहा नहीं, ये हकीकत था, ये कोई ख्वाब नहीं था, तुमने उसको देखा है, उसने तुम्हें कहा है रुको, मुझसे मिलोगे नहीं। उसकी आवाज़ को कानों ने सुना है, कान गवाही दे रहे हैं, आंखें गवाही दे रही हैं। उस हसीनो जमील दोशीज़ा जिसकी आंखों में एक प्यास सी थी, चमक सी थी, गुलाबी पंखड़ियों जैसे होंठों पे मेरे लिए मोहब्बत से थी, ऐसे होंठ थे जैसे मुझे चूमने के लिए बेचैन थे, वो वहाँ पे मौजूद थी। लेकिन जैसे ही वो लाइट आई और गायब हो गई तो मुझे यकीन आ गया कि मैंने उसको देखा है, उसकी आवाज़ को सुना है, लेकिन लाइट आते ही अगर वो गायब हुई है तो एकदम दिमाग में एक झमाका सा हुआ कि ये वही मखलूक थी जो गायब होने की ताकत रखती है। और मैंने जल्दी से साइकिल पकड़ी, पैडल मारे और तेज़ी से चलाता हुआ घर पहुंच गया। मैं उलझा हुआ था, मैंने माँ को सलाम किया, लाइट आ चुकी थी, लेकिन मेरी माँ मेरे चेहरे की उस परेशानी को, उस टेंशन को समझ गई। मैं अपने कमरे में चला गया, लेकिन माँ पीछे आ गई और मुझसे मुखातिब हुई, क्या हुआ है। मैंने कहा माँ कुछ नहीं। कहती है नहीं मुझे पता है, मैं माँ हूँ, मैं अपने बेटे को पहचान सकती हूँ, बताओ क्या हुआ है। तो मैंने माँ को बताई सारी सूरत हाल। तो मेरी माँ ने कहा
तुम्हें किसने कहा था वहां रुकने को? तुम्हें शर्म क्यों नहीं आई? माँ जिस तरह समझाती है, बेटे को डांटती है कि तुम किसी भी लड़की को देख के रुक जाओगे, तुम्हें शर्म नहीं आई? वो तो माँ समझ गई थी कि वो मखलूक और थी, वरना माँ मुझे डांट इसलिए रही थी कि अगर वो लड़की भी होती तो क्या तुम इससे बदतमीजी करते? रुक के उससे गले मिलने जा रहे थे। मेरी माँ ने मुझे डांटा और उसके बाद मेरी माँ ने पढ़ के मेरे ऊपर दम किया। लेकिन मेरी माँ जान चुकी थी मैं खौफजदा हो गया हूँ। मैं इतना खौफजदा हुआ कि उस रात मुझे बुखार आया, इतना तेज़ बुखार कि 3 रातें मैं बुखार में सड़ता रहा। और मेरी माँ हर वक्त मेरे ऊपर दम करती रही और मुझे दवाई देती, मेरे ऊपर दम करती, फिर दवाई देती, मेरे ऊपर दम करती। 3 दिनों के बाद जाकर मेरे ऊपर से बुखार उतरा और उसके बाद ज़िंदगी में फिर ये वाक़यात शुरू हो गए। उसके बाद ऐसा हुआ कि अब पहली दफ़ा जब मैं सोया उसके हफ्ते 2 हफ्ते बाद और मेरी आंख खुली तो मेरा वजूद पूरा जकड़ा हुआ था। ऐसा जकड़ा हुआ कि मैं आंखें तो खोल पाया था, कमरे में लेटा था, कमरे को देख सकता था, छत को, दीवारों को, हर चीज़ को देख सकता था, लेकिन अपने वजूद को हिला नहीं सकता था। चीख मारने की कोशिश करता तो चीख नहीं मार सकता था। टांगें, बाजू, हाथ, पांव, सर कुछ भी नहीं हिला सकता था, किसने जकड़ लिया था। मैं नींद में नहीं था, मैं जाग चुका था और तभी मेरे कानों ने कले यार किसी की सांस लेने की आवाज सुनी। कले यार बहुत ऊंची आवाज थी जिसको मेरे कान सुन पा रहे थे कि जिसने मुझे जकड़ रखा है उसकी सांसों की आवाज मेरे इतने करीब है कि मैं उसकी आवाज को, मुझसे थोड़े से भी फासले पे होती तो शायद मैं उस आवाज को ना सुन पाता। मेरी इतने करीब थी कि उसके सांसों को भी मैं सुन पा रहा था। मैं 1-2 मिनट ऐसी हालत में रहा। पहली दफा मुझे याद नहीं कितनी देर मुझे रहा, लेकिन ऐसी हालत में रहा। लेकिन जैसे कैसे मैं इस हालत से उठा, निकल पाया इस हालत से, मैं उठा और जल्दी से बगैर जूते पहने बाहर भाग गया। माँ ने पूछा क्या हुआ और मैंने माँ को बताया, माँ मैं ऐसे वजूद मेरा जकड़ा हुआ था और ऐसे सांसों की आवाज़ सुनी। तो मुझे माँ ने कहा बेटा आयतुल कुर्सी और 4 कुल पढ़ के अपने ऊपर दम करो। और मैंने ऐसे ही किया। आयतुल कुर्सी और 4 कुल पढ़ के मैंने दम किया और फिर ज़िंदगी की रूटीन बना ली। जब कभी भी मेरे साथ ऐसा होता आयतुल कुर्सी और 4 कुल पढ़ के मैं अपने ऊपर दम करता तो मैं सुकून की नींद सो जाता। और जब कभी मैं पढ़ना भूल जाता, ऐसे ही शदीद नींद आई होती, मैं बिस्तर पे जाता और बैठे बैठे पढ़ते पढ़ते या मोबाइल पे कुछ देखते देखते जिस तरह सो जाते ऐसे सो जाता, तो उस दिन लाजमी मेरा वजूद जकड़ा जाता और सांसों की आवाज़ को भी मैं सुन सकता था। लेकिन एक बात अब मुझे अंदाज़ा हो गई थी कि अगर मैंने चाहता हूं कि ये जो कोई भी है मेरे वजूद को आके जकड़ती है या जकड़ता है, अगर मैंने इससे बचना है तो फिर मुझे हर सूरत आयतुल कुर्सी और 4 कुल को पढ़ के सुना है। कुछ अर्से बाद मैं इसी तरह भाई के, बड़ा भाई का कमरा सेपरेट था, वो वहां पे सोता था, मैं बड़े भाई के कमरे में जाकर सो गया। अमूमन मैं अपने कमरे में ही सोता था, लेकिन बड़े भाई के कमरे में मैं जाकर सो गया। वो कह रहे हैं अभी मुझे सोए हुए 5-10 मिनट भी नहीं हुए थे, मैं नींद में नहीं गया था। अभी मैं ऐसी कैफियत में था कि सोने की कोशिश कर रहा था, मैं नींद में नहीं गया था, कि मेरी आंखें बंद थी कि मुझे महसूस हुआ मेरे पास कोई है। कमरे में घुप अंधेरा नहीं था, हल्की हल्की रोशनी थी, रात का टाइम था, नाइट का बल्ब जल रहा था, लेकिन मुझे लगा कोई है। मैंने आंखें खोली तो मेरे सामने एक इंतहाई भयानक चेहरे वाली खातून खड़ी थी। उसकी दोनों आंखों में गड्ढे पड़े हुए थे, बहुत बड़े, ऐसे लगता था जैसे इंसान की खोपड़ी आप देखते हैं जिसके ऊपर, जिस खोपड़ी के ऊपर मास्क ही नहीं होता, स्किन ही नहीं होती, वो सिर्फ गड्ढे होते हैं आंखों की जगह पे और खाली नाक और मुंह की जगह होती है। उसके पूरे जिस्म पे वजूद था, जिस्म पे स्किन थी, उसकी जिल्द थी, लेकिन आंखों की जगह पे, बड़ी बड़ी आंखों की जगह पे 2 बड़े बड़े गड्ढे थे और ऐसे लगता था अंदर आग लग रही है, अंदर आग जल रही है। गड्ढों के अंदर
आग है, जैसे लकड़ियों से आग, कोई लकड़ियां रखी हैं उनको आप आग लगा दें तो आग के ऊपर शोले निकलते हैं, ऐसी दोनों आंखों में बड़े बड़े गड्ढे, उनके अंदर आग लगी हुई थी जैसे लकड़ियों को लगी होती है। और जब वो बोल रही थी ऐसे लगता था उसके मुंह के अंदर भी कोयले हों और उससे आग निकल रही हो। वो बहुत भयानक थी। वो कहते हैं इतनी भयानक कि मेरी आंखें खुल सी गई और मैं जाम सा हो गया, जिसमें मेरा जिस तरह अकड़ा जाता था उससे कई गुना ज्यादा अकड़ा गया। और वो मेरे बिल्कुल पास चलती हुई शदीद गुस्से में थी और आकर मुझसे बोली, तुम्हारी जुर्रत कैसी हुई इस कमरे में आने की। उसके बहुत ही बुरे बाल थे, ऐसे जैसे मट्टी में अटके हुए हों, ऐसे जैसे कई सालों से वो नहाई ना हो। बहुत ही भयानक सा चेहरा। उसके जो नाक था बिल्कुल मौजूद था, लेकिन ऐसे लगता था जैसे खोपड़ी के ऊपर लगा हुआ नाक हो। अजीब सी उसकी स्किन थी, अजीब सी, भयानक खौफनाक सी थी। और सामने आके बोली, तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई इस कमरे में आने की। निकलो और इस कमरे से आज के बाद इस कमरे में ना आना। और इस अंदाज में उसने अपने हाथ गुस्से में ऐसे किए जैसे वो अभी उसके हाथ मेरी तरफ आएंगे और मेरा गला दबा देंगे। वो शदीद गुस्से में थी। वो कोई भयानक डायन थी, बहुत भयानक डायन। मैं एकदम से उठा और बगैर जूते पहने बाहर भाग गया। और तब मुझे याद आया कि आज मैंने आयतल कुर्सी और चारों कुल नहीं पढ़े थे, लेकिन मैंने क्लियर उसको देखा था। वो कोई ख्वाब नहीं था, मैंने उसको जागती आंखों से देखा था। और फिर मैं जैसे ही कमरे से बाहर पहुंच गया, मैंने आयतल कुर्सी और चारों कुल पढ़े और अपने ऊपर काफ़ी देर पढ़ता रहा और फूंकता रहा। और उसके बाद कई घंटे लगे मुझे नॉर्मल होने में। मैं नॉर्मल हुआ और तब मैं अपने कमरे में जाकर सो पाया। लेकिन इतना डरा हुआ था, वो भयानक खौफनाक डायन का चेहरा जिसकी आंखों के अंदर आग के शोले जल रहे थे, मुझे मुसलसल आंखों के सामने आ जाती। वो इतनी खौफनाक थी, ऐसी बदसूरत भयानक खौफनाक औरत मैंने कभी नहीं देखी थी। उसके हाथों के नाखून इतने बड़े बड़े थे, जब वो मेरी तरफ कर रही थी ऐसे लगता था जैसे ढांचा हो, उसके हाथ ना हो, हड्डियों का ढांचा हाथ हो, लेकिन ढांचे के ऊपर भी नाखून लगे हुए थे। वक्त इसी तरह गुजरता रहा। अब भी जिंदगी में ऐसा होता कि जब आयतुल कुर्सी चारों कुल पढ़ना मैं भूल जाता तो मेरा जिस्म जकड़ा जाता। मेरी माँ ने जहां कहीं से भी वो मेरे लिए पानी दम करा के ला सकती थी, मेरे लिए पानी दम कराया, मुझे दिया, लेकिन मुसलसल मेरे जिस्म का अकड़ने का सिलसिला मेरे साथ जारी रहा। मैं नहीं जानता था ये जो कुछ हो रहा है सिर्फ मेरी ज़ात तक ही महदूद रहेगा या आगे मेरी फैमिली तक भी फैल जाएगा। वो जिसने मुझे गले लगाने की कोशिश की थी, वो चलती हुई मेरे घर के अंदर अपनी मनहूसत, अपनी नहूसत इतनी फैला देगी कि आगे ज़िंदगी ऐसा तमाशा करेगी, मैं सोच भी नहीं सकता था। जितना अरसा मैंने वहाँ पर गुजारा और उसके बाद फिर मैं स्टडी के लिए बाहर मुल्क चला गया। उसके बाद अगला वाक़या मेरे साथ यूके में हुआ। मैं कॉलेज के अंदर पहुंचा, इंग्लिश के लिए मैंने एडमिशन लेना था, तो उन्होंने कहा हमें पहले आपका टेस्ट लेना होगा, 2 से 3 दिन के बाद आपका रिजल्ट आ जाएगा, हम चेक कर लेंगे और फिर हम देखेंगे कि आपको एडमिशन देना है तो कहाँ से देना है, कौन सी क्लास में आपको बिठाना है। ऐसे बहुत सारे सवालात थे जो उन्होंने कहा हमें जवाब मिल जाएंगे, उसका हल यही है कि आपको एडमिशन देना होगा। मैंने कहा जी बिल्कुल ठीक है, मैं एडमिशन देने के लिए तैयार हूँ। तो उन्होंने कहा चलिए आइए। अभी एक बहुत बड़ा कॉलेज था। जब मैं इस कॉलेज में दाखिल हुआ था तो चंद सीढ़ियां मैं ऊपर चढ़ा था, 5-6 शायद सीढ़ियां होंगी, 5-6 सीढ़ियां चढ़ के मैं ऊपर बिल्डिंग में दाखिल हुआ था। इसकी वजह मुझे उस वक्त समझ आई जब वो मुझे लेके नीचे वाले एक बेसमेंट कह लीजिए, तय खाना टाइप कह लीजिए, जब वो लेके नीचे गए जो एक बहुत बड़ा क्लासरूम था, तब मुझे समझ आया कि जब बाहर से वो मैं सीढ़ियां चढ़ रहा था तो वो शायद इसलिए वो बिल्डिंग ऊंची थी कि नीचे भी एक बेसमेंट थी। जब मैं अंदर दाखिल हुआ था तो इन दिनों में छुट्टियां चल रही थी, अंदर बहुत कम लोग थे। टीचर ने कहा मेरा काम तो नहीं है आपसे टेस्ट लेना, लेकिन क्योंकि इस वक्त स्टाफ बहुत कम है, छुट्टियां चल रही हैं, आप आ गए हैं, कोई बात नहीं। तो 3-4 लोग ही वहाँ पे टोटल मौजूद थे जिनको मैंने देखा भी था। बहुत बड़ी बिल्डिंग थी। उन्होंने कहा हम सिर्फ 3-4 लोग यहाँ पे मौजूद हैं, कोई है भी नहीं, तो आइए मैं आपको टेस्ट आपके हल करने के लिए पेपर दे देती हूँ, आप बैठ के टेस्ट दीजिए और उसके बाद देखते हैं 3-4 दिन के बाद आपका क्या रिजल्ट आता है।
क्योंकि उसी वक्त उन्होंने बैठ के चेक नहीं करना था। जो उनकी टीचर थी इसकी जिसने चेक करना था, उन्होंने ही फिर 2-3 दिन के बाद आना था और मुझे बताना था कि जी आप पास हैं या आपको हम कौन सी क्लास दे रहे हैं। एक प्रोसीजर होता है कॉलेज का। उन्होंने पेपर वगैरह उठाया, मुझे दिया और मुझे लेके नीचे जो उन मैडम का क्लासरूम था जहाँ पे वो टेस्ट लेती थी वहाँ पे लेके पहुँच गई और मुझे कहा ये पेपर है, आप बैठ के इसको हल कीजिए। और उसके बाद वो सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर चली गई। एक बहुत बड़ा बेसमेंट था, और भी शायद क्योंकि काफ़ी बड़ी बिल्डिंग थी और भी कई इस तरह के बेसमेंट होंगे, लेकिन जिस जगह पे मैं बैठा था ये चारों तरफ से बंद था, सिवाय एक कोने के अंदर खिड़की बनी हुई थी, छोटी सी शीशे की खिड़की। बाकी चारों तरफ से ये बिल्डिंग बंद थी। और ये खिड़की बैक साइड वाली, जिस तरफ से मैं आया था सीढ़ियाँ चढ़ के इस बिल्डिंग के अंदर दाखिल हुआ था 5-6 सीढ़ियाँ चढ़ के, वो मुझे लगता है वो फ्रंट वाला जो हिस्सा था वो सारा इस तय खाने का बंद था। सिर्फ ये बैक की मुझे लग रहा है खिड़की बन रही थी जो शीशे की थी, सिर्फ कोने पे। मैं बैठ गया, पेपर जैसे हल करने लगा तो वो टीचर उस खिड़की से मुझे देखने के लिए आई। धुंधला सा उसमें से नज़र नहीं आ रहा था, इतना क्लियर नहीं था। तो वो टीचर मुझे देखने के लिए आई। उन्हें सर किया और मैंने देख लिया और मुस्कुरा पड़ा। ये मुझे देखने के लिए आई हैं बाहर से कि कहीं मैं कोई नकल तो नहीं मार रहा, चीटिंग तो नहीं कर रहा, सही कर रहा हूँ पेपर। मैंने यूं देखा और मुस्कुरा पड़ा और वो पीछे से जल्दी से हट गई। मैं भी समझ गया कि मुझे देखने के लिए आई थी। मैं पेपर कर रहा था तो थोड़ी देर के बाद फिर से उसी शीशे के पास आई। उन्होंने मुझे देखा और मैंने उनकी तरफ देखा और वो जल्दी से पीछे हट गई। मैं तब भी मुस्कुरा पड़ा कि देखो यार, ये देख रहे हैं कि कहीं कोई नकल तो नहीं मार रहा। खैर, मैं अपना पेपर हल करता रहा, खामोशी से बैठा रहा। मेरे पास 1 घंटा था और तकरीबन 4 मरतबा, क्योंकि चौथी मरतबा जब वो आई हैं तो मैंने पूरी गर्दन घुमा के, पहले तो मैं ऐसे कन अखियों से उनको देखता था कि मुझे पता लग जाता था कि मैं देखूंगा तो ये छुप जाएंगे, क्योंकि मुझे छुप छुप के वो टीचर देख रही थी। चौथी दफ़ा जब मैंने उनको देखा तो वो सामने खड़ी रहीं, तो मैंने जल्दी से मुंह नीचे कर लिया कि उनको बुरा ना लगे। वो अब खुद खड़ी हो गई हैं कि हाँ हम तुम्हें देख रहे हैं, तो क्या तुम्हें एतराज़ है? तुम्हें देखना बुरा लग रहा है कि हम ये चेक करने की कोशिश कर रहे हैं कि तुम नकल तो नहीं मार रहे, कोई चीटिंग तो नहीं कर रहे? खैर, मैंने पेपर हल किया। वहाँ से मैंने पेपर लिया और चलता हुआ ऊपर चला गया। मैडम आप अपने कमरे में जाके बैठ गई थी जहाँ पे मैं पहली दफ़ा उनसे मिला था। मैंने पेपर उनके हवाले किया और मैंने कहा ये लीजिए मैडम। तो बोली ठीक है, आपकी जो टीचर हैं उनके हम हवाले कर देंगे, वो इसको चेक करेंगे। 3-4 दिन के बाद आपका जो भी 3 दिन के बाद रिज़ल्ट आएगा तो हम आपको बुला लेंगे, और आपका एडमिशन अगर हो गया हुआ तो हम आपको बुला के जो भी क्लास देनी हुई आपको दे देंगे। तो मैंने कहा मैडम आपसे एक सवाल कर सकता हूँ? कहती है जी बोले। मैंने कहा मैडम क्या आपको मुझ पर यकीन नहीं था? तो मुझसे बोली किस बात पे? मैंने कहा आप मुझे बार बार आके देख रही थी। मुझे पहली दफ़ा ही पता लग गया था जब आप मुझे देखने के लिए आई थी, मैंने आपको देख लिया था और आप पीछे छुप गई थी। दूसरी तीसरी दफ़ा भी मैंने आपको देख लिया था। चौथी दफ़ा तो फिर आप खड़ी रहीं। फिर मैंने ही सर नीचे कर लिया कि ठीक है आप मुझे देखना चाह रही हैं, तो आपको मेरे ऊपर यकीन नहीं था, आप मेरे ऊपर शक कर रही थी। कह रही क्या कह रहे हो? मैं समझने की कोशिश कर रही हूँ, मुझे तुम्हारी बात समझ नहीं आई। मैंने कहा मैडम वो जो खिड़की है। कहती हैं हाँ। मैंने कहा वो जो कोने पे है वहाँ पे आप मुसलसल मुझे आके देखती रही हैं और मैं हैरान होता रहा हूँ कि आपको जैसे मुझ पे यकीन नहीं है। तो कुछ देर सोचती रही हैं और फिर मुझे कहती आओ मैं तुम्हें दिखाती हूँ। ये शाम का टाइम था। उन्हें आगे आगे चली, मैं उनके साथ चलना शुरू हो गया और चलते चलते यूं समझिए वो बिल्डिंग के बिल्कुल जिस तरह ऊपर लेके जाते हैं इसी तरह मुझे ऊपर लेके गई। मुझे कहती है नीचे देखो। मैंने नीचे देखा तो जिस जगह पे वो नीचे मुझे खिड़की नजर आ रही थी उसके सामने बिल्कुल एक कूड़ा सा पड़ा हुआ था, वीराना सा था। उन्होंने कहा इस खिड़की की बात कर रहे हो? मैंने कहा हाँ। उन्होंने कहा पहली बात है ये जो खिड़की है ये हमारी बिल्डिंग के अंदर नहीं खुलती, ये मैं तुम्हें दिखाने के लिए इसलिए ऊपर लेके आई हूं। ये बाहर की तरफ खुल रही है, पीछे वाली साइड है, और पीछे वाली साइड जहां पे ये खिड़की खोल रही है यहां ये अबंडन बिल्डिंग है जो 40 साल से बंद पड़ी हुई है। और ऊपर से नज़ारा भी कर लो तुम्हें नज़र आ जाएगा कि ये 40 साल से बंद है, यहां पे कोई नहीं आया। और वहां पे जिस तरह पत्ते कूड़ा क्रिकेट और इस तरह का सारा पड़ा था उसको देखते ही मुझे अंदाज़ा हो गया था कि 40 साल से वाकई वहां पे कोई नहीं आया। तो वो बोली कि तुम यहां पे कह रहे हो मैं तुम्हें खड़ी होकर देखूंगी, जिसके
इस जगह पे पहुंचने का रास्ता ही नहीं है। वाहिद रास्ता है इस बंद बिल्डिंग के अंदर जाना, और उस बिल्डिंग की भी बैक साइड बनती है। जो बंद बिल्डिंग है 40 साल की, उसकी भी बैक साइड बनती है। वहां की बैक साइड ये जो जंगल और खौफनाक भयानक बना हुआ है, यहां पे आके मैं खड़े होकर तुम्हें देखूंगी, तुम ये कहना चाह रहे हो? तो एकदम मुझे मंजर वो याद आ गया। मुझे तो नहीं पता था कि ये खिड़की, मैं तो समझ रहा था कॉलेज के अंदर कहीं खुलती है और टीचर आके देख रही है। अब ऊपर से मुझे देखने से अंदाजा हुआ था ये बैक साइड पे उस बिल्डिंग के अंदर खुलती है जो 40 साल से बंद है, और उस बिल्डिंग की भी ये बैक साइड बनती है। यानी इस जहां पे मैं पेपर दे रहा था उसकी भी बैक साइड पे ये खिड़की है, और जो बिल्डिंग बंद है उसकी भी बैक साइड पे ये खिड़की है। और तब मुझे वो खिड़की के अंदर पहली दफ़ा जिसने झांक के देखा था और मैंने मुड़ के देखा था तो वो चुप सा गया था। दूसरी दफ़ा, तीसरी दफ़ा, तब मुझे याद आया, चौथी दफ़ा जब मैंने उसको देखा था तो वो इंसान का जिस तरह परछाया होता है, इंसान का जैसे साया होता है, तब मुझे मैंने ज़हन पे जोर दिया तो मुझे एकदम याद आ गया वो इंसान का परछाया जैसे साया होता है। क्योंकि धुंधली सी खिड़की थी, मैंने गेस किया था कि मेरी टीचर है जो छुप छुप के मुझे देख रही है, और ये मेरे जहन में उस वक्त आया था कि टीचर इसलिए भी मुझे छुप के देख रही है कि खिड़की धुंधली सी है, इसको अंदर पता नहीं लगेगा। लेकिन क्योंकि फिर भी मुझे पता तो लग गया था कि टीचर बाहर है, क्योंकि बाहर वालों को बस शीशे ऐसे होते हैं कि आप बाहर खड़े हो ना, अंदर देखें तो आपको लगता है कि अंदर वाला आपको नहीं देख पाएगा। शीशा होता ही धुंधला ऐसा है, पुराना सा। तो वो धुंधला और पुराना सा था, इसलिए मैं उसको क्लियर तो नहीं देख पाया था। लेकिन चौथी दफ़ा मैंने उसको जब खड़े हुए देखा था तो वो बिल्कुल वहाँ पे मौजूद रहा था। वो इंसान के कदो कामत की जो चीज़ भी थी, साया सा था। क्या था? पहली दफ़ा सिर्फ उसका सर आया, उसने झांक के देखा, मैंने उसकी तरफ देखा, वो पीछे छुप गया। दूसरी दफ़ा भी उसने ऐसे झांक के देखा, तीसरी दफ़ा थोड़ा उसका वजूद भी आगे आया, और चौथी दफ़ा जब मैंने उसकी तरफ देखा था तो उसका पूरा वजूद ही शीशा क्योंकि धुंधला था मुझे क्लियर नज़र नहीं आ सका, लेकिन शीशे के उस पार उसका पूरा वजूद मौजूद था। जैसे इंसान हो, इंसान का कदो कामत होता है, वैसे कोई साया सा था, या कौन था मुझे नहीं पता, लेकिन वो खड़ा रहा था। मैंने गर्दन नीचे कर ली थी, और जब ये ख्याल मेरे जहन में आया तो मैंने इजाज़त ली, और उसके बाद कभी भी उस कैंपस में दोबारा मैं नहीं गया। मुझे कॉल आ गई थी 3 दिन के बाद, आपका टेस्ट क्लियर हो गया, आपका एडमिशन हो गया, आप आ जाएं। और मैंने कहा तौबा, मैं ज़िंदगी में कभी ऐसी जगह पे नहीं आना चाहूँगा। वो तो भला हो टीचर आपका कि आपने ऊपर से मुझे दिखा दिया था कि वो खिड़की कहाँ पे खुलती है, तो मैं समझ गया था वो जो चीज़ भी खड़ी बाहर से मुझे झांक के देख रही थी वो इंसान नहीं, वो हवाई मखलूक थी, वो जिन्नात थे। और फिर मैं उधर कभी भी नहीं गया। वो कहते हैं अगला वाक़या उस वक्त हुआ जब वहाँ रहते हुए, कई मुल्क वो तब्दील कर चुके हैं, इस वक्त वगैरह मैं इटली में हूँ, कि हमने एक मकान 2-3 लड़कों ने मिलकर किराए पे लिया, जिसके 3 बेडरूम थे, फ्लैट सा लिया। 3 बेडरूम का ये एक फ्लैट था, और कुछ अरसे बाद ऐसा हुआ कि एक कमरा उसका खाली हो गया। एक लड़का था वहाँ पे, वो चला गया। 2 कमरे हमारे इस्तेमाल में थे, एक कमरा खाली था। तो हम लोगों ने प्रोग्राम बनाया कि क्यों ना इसको किराए पे दे दें, तो चलो कुछ बेहतरी आएगी पैसों की। स्टूडेंट लाइफ में स्टूडेंट ऐसे ही करते हैं, इकट्ठे मिलकर मकान ले लेते हैं। वहां पे एक लड़का, जिसका उन्होंने नाम नहीं लिखा, फर्जी नाम है उसका, असद रख लेता हूं, असद वहां पे रहने के लिए आया। वो एक शादीशुदा बंदा था, और उसकी बीवी के साथ नाराज़गी चल रही थी, बहुत किस्म की शदीद लड़ाई चल रही थी, और कुछ टाइम के लिए वो वहाँ पे रहने के लिए आ गया। तो उसने कहा था मैं शादीशुदा बंदा हूँ, मेरी बीवी है, लेकिन मेरी बीवी के साथ इतना लड़ाई झगड़ा चल रहा है कि मुझे कुछ दिन के लिए उससे दूर रहना है, मैं उसके पास नहीं रहना चाहता, ताकि हम दोनों को स्पेस मिले, हम दोनों समझ सकें क्या हो रहा है हमारे साथ। इकट्ठे रहेंगे तो मज़ीद लड़ते रहेंगे, अलग रहने से शायद बेहतरी आए हमारे अंदर, तो मैं यहाँ रहना चाहता हूँ। हमने वो कमरा उसको किराए पर दे दिया। अब जो बाकी स्टूडेंट थे वो दिन को जाते और रात को वहाँ पे सोते थे। मैं वाहिद बंदा ऐसा था कि मैं सुबह 4 बजे वापस आता था और 4:30-5 बजे उस कमरे में आके सो जाता था। 11-12 बजे मैं उठता था, और उसके बाद फिर मैं अपने एकेडमी भी जाता और रात को मैं काम करता था। असद
भी चला जाता, बाजू का वो कमरे में होता और बाजू का चला जाता। तो एक दिन असद मेरे पास आया और मुझसे मुखातिब हुआ कि यार नफीस, तो मेरे अब दोस्त बन गए हो, बड़ी अच्छी तुम्हारे साथ गपशप हो गई, अच्छे मतलब दोस्त भी बन गए थे, यार तुमसे एक बात करनी है। मैंने कहा यार बोलो क्या हुआ। कहता है तुम जानते हो मैं एक शादीशुदा बंदा हूँ और मेरी बीवी से लड़ाई चल रही है, तो हो सकता है किसी दिन मेरी बीवी यहाँ आ जाए, क्योंकि उसको इस एड्रेस का पता है। मैं उसको बता के आया था कि मैं दूर नहीं जा रहा, यहाँ पे रहने के लिए जा रहा हूँ। और जान के हम खुद से दोनों ने फैसला किया था कि कुछ टाइम अलग अलग रहते हैं ताकि हम एक दूसरे को मौका दे सकें, स्पेस दे सकें। तो हो सकता है उसका दिमाग ख़राब हो जाए किसी दिन, पता नहीं है, वैसे उसका कोई गुस्से वाली है, यहाँ पे भी पहुँच जाए और आके मुझसे लड़ना शुरू कर दे, बहस करना शुरू कर दे। तो आपसे फेवर ये चाहिए, आपने इसको इग्नोर करना है, हमारी कोई बात नहीं सुननी, कोई बात आपको बुरी भी ना लगे। इसलिए वो जो भी मुझे कहे मैं उसको कहूँ आपने बीच में नहीं आना प्लीज़, क्योंकि आप बीच में आ गए, हम दोस्त हैं और जिस तरह हम दोस्तों की ख्वाहिश होती है मैं बीच में पढ़ के यार सुलह करा दूँ, मामला ख़त्म हो जाए, तो आप भी अच्छी तबीयत के बंदे हैं और आपकी ख्वाहिश होगी, तो आपने ये नहीं करना। वो इस तबीयत की और चिढ़ जाएगी, आपके आने से बात करने से उसको और खार आ जाएगी, वो और लड़ पड़ेगी। तो आपको वो आ भी जाए, नज़र भी आ जाए, पता लग जाए, तो आपने अवॉइड करना है, प्लीज़ हमारी तरफ नहीं आना, अपने कमरे में रहना है। मैंने कहा ठीक है। वक्त गुजरता रहा, वो वहाँ पे रहता रहा कि एक दिन मैं अपनी उसी तरह ड्यूटी से वापस आया और आकर सो गया। 11-12 बजे का टाइम था जब मैं अपने टाइम पे उठता था। मेरी आंख खुली उस शोर की वजह से, उसकी बीवी उस कमरे में आ गई थी और वो दोनों ऊंची ऊंची आवाज में लड़ रहे थे। उसने सही खदशे का इजहार किया था, वो जानता था अपनी बीवी को, और अब हो चुका था, उसकी बीवी आ गई थी और उससे लड़ रही थी। वो दोनों ऊंची ऊंची आवाज़ में ना सिर्फ एक दूसरे को बुरा भला कह रहे थे, बल्कि उसकी बीवी ऐसी ऐसी बातें कर रही थी जो मैं सुन के हैरान हो रहा था। उसकी माँ के हवाले से कभी वो बात करती और कभी उसके भाई के हवाले से बात, कभी फलां वाला वाक़या बताती, कोई ऐसी ऐसी बातें कर रहे थे। मुझे लग रहा था तकरीबन 15 मिनट के करीब मैं चुप करके अपने कमरे में बैठा रहा कि अभी लड़ाई ख़त्म होती है, अभी लड़ाई ख़त्म होती है। लेकिन लड़ाई इस तरह बढ़ती जा रही थी, इतनी बढ़ती जा रही थी, और ऊंचा ऊंचा, वो इतना ऊंचा ऊंचा लड़ रहे थे और बातें सुना रहे थे कि उनकी सारी बातें मेरे कानों तक पहुंच रही थी। उनकी अंदर की ऐसी ऐसी बातें थी जो मैं नहीं चाहता था मेरे कानों तक पहुंचे। उनकी पर्सनल बातें थी, वो भी सारी मुझ तक पहुंच रही थी। और 15 से जब 20 मिनट हो गए, मैंने देखा मुझे बैठे हुए 20 मिनट हो गए हैं, मैंने उठना है, काम पे जाना है और मेरा टाइम हो रहा है, और उसने कहा था कि तुमने बीच में नहीं आना, इसलिए मैं बीच में नहीं आया और अपने कमरे में बैठा हूं। लेकिन मैं कब तक बैठा रहूंगा, और वैसे भी ये तो अब हाथापाई की तरफ जा रहे हैं। अब उनकी लड़ाई का लेवल और इतना तेज हो गया था कि अब किसी भी लम्हे लड़ने वाले थे, बाकायदा लफ्ज़ों की जंग से लड़ते लड़ते प्रैक्टिकली हाथापाई की तरफ जाने वाले थे। तो मैंने कहा यार बेहतर यही है मैं कमरे से उठूं, और जब मैं बाथरूम की तरफ चलता हुआ जाऊंगा तो उनको पता लग जाएगा कि दरवाज़ा खुला है, बंद हुआ है, कोई बाथरूम की तरफ जा रहा है, तो थोड़ा सा अकल को हाथ मारेंगे, लड़ाई थम सी जाएगी। कहता है मैंने अपना दरवाज़ा ज़ोर से खोला और ज़ोर से बंद किया ताकि आवाज़ पैदा हो, और खांसा ज़ोर से कि जी मैं आ गया हूँ और बाथरूम की तरफ जा रहा हूँ। और जैसे ही मैं बाथरूम की तरफ जाने लगा तो एकदम से खामोशी हो गई, ऐसी खामोशी जैसे कोई घर में है ही नहीं। हाँ, कोई दोस्त फरीक आपस में लड़ रही हों, कोई उठ जाए तो ये तो नहीं होता वो चुप करके खड़े हो जाएं, वो लड़ाई में ज़रा आवाज़ आहिस्ता कर लेते हैं या कुछ ना कोई रिएक्शन आता है, लेकिन खामोशी। कह रहे मैं बाथरूम तक पहुंचा तो मैं रुक सा गया, मुझे ऐसे लगा कि ये नॉर्मल नहीं है। वो तो लड़ रहे थे और अभी लड़ने की तरफ, हाथापाई की तरफ जाने वाले थे। मेरे खांसने से, दरवाज़ा खोलने से, ऐसा भी नहीं है, ठीक है उनका लहजा धीमा हो जाता या लड़ाई रुक जाते, लेकिन बातचीत तो जारी रखते। चुप क्यों कर गए हैं? पता नहीं क्यों मेरे दिल की धड़कन तेज सी हो गई। मुझे लगा जैसा मैं सोच रहा हूं वैसा नहीं है। कहता है मैं बाथरूम जाने के बजाय सीधा किचन की तरफ गया, क्योंकि ये लड़ाई किचन की तरफ से आ रही थी। वो दोनों किचन में खड़े लड़ रहे थे, अपने रूम में नहीं। अगर वो अपने रूम में लड़ रहे होते तो शायद मुझे इतनी आवाज़ें क्लियर सुनाई ना देती, पता लग जाता लड़ रहे हैं, आवाज़ें भी आती। उनकी वो हर बात जो मेरे कान तक पहुंच रही थी वो किचन में होने की वजह से, वरना अगर दरवाज़ा बंद करके लड़ते तो आवाज़ें आती, कुछ समझ आती, कुछ ना आती। ओपन किचन होते हैं, वो ओपन किचन में लड़ रहे थे। वो कह रहा है इसलिए मेरी हर बात उनकी मेरे कानों तक पहुंच रही थी, क्लियर आ रही थी। और मैं तभी हैरान हो गया कि एकदम से चुप कैसे हो गए। मेरे दिल की धड़कन अजीब सी हो गई, मुझे अजीब सा लगा। कहते मैं वहां से मुड़ा और सीधा किचन की तरफ चला गया। और जब मैं किचन में गया तो
किचन में कोई भी नहीं था। कहां गए? दोनों लड़ रहे थे। असद था, उसकी बीवी थी, लड़ रहे थे, कहां गए? मैंने किचन में देखा और जल्दी से मैं असद के कमरे की तरफ गया। जाके मैंने दरवाजा नॉक किया, टक 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 टक। असद, कि कैसे तुम लोग इतनी जल्दी से कमरे में चले गए हो, ये क्या हुआ है? दरवाजा किया, टक 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 टक, और मैंने दरवाजा देखा खुला हुआ है। दरवाजा खोला तो दरवाजा ओपन हो गया। कमरा बिल्कुल खाली पड़ा हुआ था। फिर भी जैसे, क्योंकि दिल को एक धड़कन सी लग गई थी, दिल के अंदर एक खौफ सा आ गया था, जल्दी से मैं उनके बाथरूम के अंदर जाके देखा। उनके बाथरूम में कोई नहीं, यहां तक कि मैंने पूरे घर को छान मारा, फ्लैट को छान मारा, कोई भी नहीं था और घर भी अंदर से लॉक था। कहता है जब मुझे अंदाजा हुआ कि मैंने जिनकी आवाजें सुनी हैं अंदर तो कोई भी नहीं है, तो मैंने जूते तक नहीं पहनी, चप्पलें तक नहीं पहनी और बाहर मैंने दौड़ लगा दी। भागता हुआ बाहर पहुंच गया। मैंने असद को कॉल की, उसने मेरी कॉल उठाई। कहता है हाँ क्या हुआ है? मैंने कहा तू किधर है? कहता है यार मैं काम पे हूं। मैंने कहा अभी अभी तो तू घर था। कह रहा है तेरा दिमाग खराब हो गया, मैं घर तो सुबह का निकला हूं। मैंने कहा नहीं, अभी तू और तेरी बीवी लड़ रहे थे। कह रहा है क्या हो गया तुझे भाई? मेरी बीवी कहां आ गई? मैं सुबह काम का आया हुआ हूं, मैं तो काम पे हूं। अच्छा अभी फ़ोन बंद कर, मैं बाद में तुझसे बात करता हूं। उसने फ़ोन तो बंद कर दिया, लेकिन मैं समझ गया कि मामला वो नहीं है जो मैं समझ रहा था। मामला ये है कि जिनकी मैंने आवाज़ें सुनी हैं, ना वो असद था ना वो उनकी बीवी थी, लेकिन लड़ाई, आवाज़ें असद की मैंने पहले भी आवाज़ सुन रखी थी, वो तो असद की आवाज़ थी, और दूसरी आवाज़ जिसकी बीवी की थी, मैंने उसे कभी मिला नहीं था, लेकिन वो कौन थी? खैर मैंने फैसला किया वापस जाना तो है, मैं कब तक इस तरह बाहर खड़ा रहूँगा? अल्लाह का कलाम पढ़ना है, सर्वाइव तो करना है इस मुल्क के अंदर। कितनी जगह मैं तब्दील कर लूँगा। ये तो तब से है जब से वो पहली दफ़ा गली में मेरे साथ वाक़या हुआ था, मुझे गले लगाने लगी थी, उसके बाद से वाक़यात होते आ रहे हैं। तो ये थोड़ा है कि पहला और आखिरी है, आगे भी पता नहीं ज़िंदगी में क्या कुछ होना है। तो खैर मैंने अल्लाह का कलाम पढ़ा, अंदर दाखिल हो गया, अपनी तैयारी श्यारी की, निकल गया। जब शाम को असद से मुलाकात हुई, मैंने उससे पूछा, वो खुद बेचैन था मुझसे बात करने के लिए, कि बता यार तू क्या कह रहा था? मैंने कहा असद तू पहले बता, तू घर में नहीं आया। उसने कसम उठा ली, कह रहा है पागल हो गया मैं, कि तुझसे इसमें छुपाने वाली क्या बात है? और जब मुझे यकीन हो गया वो असद नहीं था, तो मैंने कहा तुम्हारी आवाज़ क्लियर थी, मैंने तुम्हारी आवाज़ सुनी थी लड़ते हुए, वो तुम्हारी आवाज़ थी, और साथ में जिस आवाज़ को सुना था वो तुम्हारी बीवी थी। कह रहा कैसी आवाज़ थी? मैंने बताया ऐसी ऐसी। कहता है हाँ मेरी बीवी की आवाज़ ऐसी है। क्या बातें कर रहे थे? मैंने उसको वो तमाम बातें बताई जो मैंने सुनी थी, वो उसकी माँ बाप बहन भाई घर की, फलाना वाक़या, उस मौके पे ये किया तुमने, ये किया ये किया। तो उसकी आंखें ऐसे खुलती जा रही थी, वो ऐसा लगता था जैसे खौफ से बेहोश हो जाएगा। मुझे कहता है तुम क्या कह रहे हो? मैंने कहा क्यों क्या हुआ? कहता है वाकई ये सारी बातें सच हैं तुम बता रहे हो, जो एक एक लफ्ज सच है, तुम्हें कैसे पता लगा ये सारी बातें? मैंने कहा यार बता तो रहा हूं, मैंने लड़ाई सुनी है। अब वो मेरे ऊपर शक कर रहा है कि वो कसम दे रहा है कि मैं तो घर आया ही नहीं, मेरी बीवी भी नहीं आई, लेकिन तुमने जो बातें सुनी है एक एक लफ्ज ऐसा है जो मैं और मेरी बीवी के अलावा कोई भी नहीं जानता। हाँ ये बातें हुई हैं मेरी और मेरी बीवी के बीच में, लड़ाइयों में, कभी कभी किसी मौके पे, कभी किसी मौके पे, ये सारी बातें होती रही हैं, लेकिन खुदा जानता है, मेरे और मेरी बीवी के अलावा कोई नहीं जानता। तुमने कैसे सुन ली? और मैंने उसको बताया फिर सारी बात, कि कैसे मैं उठा, कैसे मुझे किचन से आवाज़ें आ रही थी, सारा कुछ आ रहा था, और उसको मैंने सारी बात बताई और वो हैरान हो गया। कह रहा यार अब तो मैं जब यहाँ पे रहते हुए डर लगेगा, मेरा दिल तूने डरा दिया हुआ है, घबरा जाएगा कि ये क्या हुआ है। कहता है, नफीस कहता है लेकिन ये सारी जगह तो अपनी जगह पे, मेरे साथ अब भी हो रहा है, मामला चल रहे हैं, लेकिन सबसे तकलीफ दे उन्होंने कहा है मेरे लिए वो जो वाकया हुआ है वो है मेरा छोटा भाई। वो कहते हैं, लफ्ज़ छोटा भाई मैं यहाँ पे इस्तेमाल कर लेता हूँ, उसके साथ वहाँ पे जिस वक्त मैं उस घर को छोड़ के आ गया अपनी ज़िंदगी गुजारने के लिए, यहाँ पढ़ने के लिए आ गया, वक्त गुजरता रहा, वाक़यात होते रहे, अब भी होता है, अब भी मेरा जिस्म जकड़ा जाता है, अब भी मेरे कान किसी की सांसों की आवाज़ को सुनते हैं। वो सारी बातें याद हैं, लेकिन मेरे भाई के साथ उस मखलूक ने बहुत बुरा किया है। कब से उसके साथ हो रहा था ये तो नहीं पता, लेकिन घर वालों ने जब पहली दफ़ा देखा तो माँ मेरी ने जाके उसको देखा
कि कमरे से किसी के बोलने की आवाज़ आ रही है। मेरी माँ समझी कि रात का इतना टाइम हो गया है, वो अभी तक सोया नहीं है, किससे बातें कर रहा है। माँ माँ होती है, बच्चों की फिक्र होती है, तो माँ देखने के लिए कमरे के बाहर पहुंची हैं तो दरवाजे से कान लगाया तो अंदर क्लियर आवाज़ें आ रही थी। वो किसी से बात कर रहा था और यकीनन मोबाइल पे लगा होगा, जिसकी वजह से इसकी आवाज़ तो आ रही थी, दूसरी सिमत किसी की आवाज़ नहीं आ रही थी। दरवाज़ा खुला हुआ था, लॉक अंदर से नहीं था। माँ ने आहिस्ता से दरवाज़ा खोला, जो बगैर आवाज़ पैदा किए दरवाज़ा खुलता गया और कमरे में खूब अंधेरा नहीं था, नाइट वाला बल्ब जल रहा था। और तब मेरी माँ ने जो मंजर देखा, वो पहला मंजर जो मेरी माँ ने देखते ही सहम सी गई और अजीब सी हो गई। उसका बेटा, उसका लख्ते जिगर, शीशे के सामने खड़ा हुआ था और किसी से बात कर रहा था। उसके बोलने का अंदाज ऐसा था कि जो भी था वो सामने उसके शीशे में था, क्योंकि शीशे में तो अपने वजूद को देख रहा था, लेकिन वो बात करता और बात करने के बाद उसकी बात को सुनता और गर्दन को भी हिलाता था। अंदाज ऐसा था जैसे दो लोग आमने सामने मौजूद हों और वो उससे बात कर रहा हो। जिससे वो बात कर रहा था, अगर वो अपने आप से मुखातिब होता तो उसको मर्द की तरह बात कर रहा होता कि सामने कोई मर्द है और उससे बात कर रहा है। वो इस अंदाज में खड़ा बातें कर रहा था कि सामने कोई लड़की है और उस लड़की से वो बातें कर रहा है कि तुम भी तो ये कह रही थी, फिर तुमने ऐसा क्यों नहीं किया? अच्छा ठीक है, मैं फिर कर लूंगा, तो तुम कब आओगी फिर? इस अंदाज में गैप दे दे के वो उस शीशे के सामने खड़े होकर बात कर रहा था। मेरी माँ हैरान हो गई कि वो शीशे के सामने खड़ा बातें कर रहा है किसी लड़की से, जबकि शीशे में वो अपने वजूद को देख पा रहा है। या हो सकता है मेरी माँ उसके वजूद को देख पा रही है कि शीशे के सामने भी बेटा खड़ा है, शीशे के अंदर भी बेटा है, लेकिन बेटा किसको देख के क्या बात कर रहा है? माँ चौंक सी गई। अब माँ खड़ी है कमरे में और बेटे को देख रही है। बेटा शीशे से लड़की से बातें किए जा रहा है, लड़की शीशे के अंदर है जो माँ को नजर नहीं आ रही। तभी माँ ने बेटे को आवाज दी, जो भी एक फर्जी नाम रख लें, रमीज, रमीज। उस पर कोई असर ना हुआ। मां ने फिर से आवाज दी, रमीज। उस पर कोई असर ना हुआ और वो उसी तरह बातें करता रहा, यहां तक कि मां अब चलती 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 उसके बिल्कुल पीछे जाके खड़ी हो गई। अब शीशे के अंदर जहां पे भाई का वजूद था, जो सामने खड़ा था, शीशे में भी नजर आ रहा था, अब शीशे में मेरी मां भी नजर आ रही है। और मां कभी शीशे की तरफ, कभी बेटे की तरफ, कभी शीशे की तरफ, कभी बेटे की तरफ देख रही है, लेकिन वो अपनी बातें करने में मसरूफ है। मां डर सी गई, अजीब सी हो गई, बेटे को पकड़ के कंधे से हिलाया तो इस अंदाज में बेटे ने मां की तरफ देखा जैसे उसके अंदर शदीद गुस्सा हो। और बेटे की आंखें बताती थी कि वो पहचान ही नहीं है आंखों में, आंखों ने पहचानने से इनकार कर दिया। वरना मां जब बच्चे को इस अंदाज में झंझोड़े तो बच्चा चौंक जाता, कहता है मां आप क्या कर रही हैं यहाँ पे? तो वो एकदम गुस्से में यूं घूमा जैसे उसकी आंखों ने कहा है कि तुमने मुझे इस वक्त छेड़ा क्यों है। आंखों के अंदर ऐसा गुस्सा था जैसे वो अभी मां को गर्दन से पकड़ लेगा कि तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई। मां समझ गई इस वक्त बेटा बेटा नहीं है, बेटे के अंदर कोई और चीज आई हुई है। पीछे हट गई और फिर से वो शीशे में बातें करना शुरू हो गया। भाग कर गई, मेरे वालिद साहब को, अपने शौहर को बुला के लाई और वो भी इसी मंजर को खड़े होके देखते रहे। फिर दोनों ने बेटे पे पढ़ना शुरू कर दिया और उसके बाद वो चुप सा हो गया। जब उसके ऊपर पढ़ते जाते थे, दूर खड़े होके बाप मेरे ने कह दिया था इसके करीब मत जाना, ये नहीं है, इसके अंदर हाजिरी हुई हुई है। वो पढ़ते रहे और उसके ऊपर फूंक मारते रहे। उसके बाद वो चुप करके वहां से हटा, चलता हुआ बिस्तर की तरफ गया और सो गया। जब अम्मी अबू अपने कमरे में पहुंचे तो एक बात वो आपस में तय कर रहे थे, ये क्या हो गया है। किसी डॉक्टर को दिखाते हैं, उसका चेकअप कराया गया, डॉक्टर ने कहा बिल्कुल क्लियर है, वो बिल्कुल नॉर्मल है। डॉक्टर के साथ उसने बेहतरीन अंदाज में बातें की। डॉक्टर ने कहा नहीं, इसके साथ कोई भी साइकोलॉजिकली कोई मसला नहीं है, बिल्कुल फिट है। लेकिन अब कमरे की तरफ मुसलसल मेरी माँ या मेरे बाप कान और आंखें उसके कमरे की तरफ रखते और वो सिलसिला फिर से शुरू हो गया था। अक्सर वो बिस्तर पर लेटा हुआ किसी से बातें कर रहा होता है। किस तरह? बिस्तर पे यूं हाथ रख के, जिस तरह कोई किसी से बात करते हुए बिस्तर पे लेटा होता है, ऐसे सर के नीचे बाजू रखा होता है और किसी से बात कर रहा होता है। इस अंदाज में लेटा होता है जैसे पास कोई बिस्तर पे उसकी लेटी है और उससे बातें कर रहा है।
अब उसका इलाज शुरू हो चुका था। यहां तक कि मेरे बाप ने एक दफ़ा अंदर जाके देखा तो उसने, जिस तरह कोई किसी के हाथ पकड़ के डांस करता है, ऐसे हाथ थामे हुए थे। एक हाथ उसकी कमर पे रखा हुआ था और एक हाथ उसका थाम के वो डांस कर रहा था, और वो बिल्कुल अलिफ नंगा था। उसके वजूद पे कोई भी कपड़ा नहीं था, बिल्कुल नंगा वो हाथ किसी के हाथों में, बाहों में बाहें डाले डांस कर रहा था। जिसकी बाहों में वो बाहें डाले हुए था वो नज़र नहीं आ रही थी, लेकिन नाचने का अंदाज ऐसा था जैसे दोनों नाच रहे हों। एक तो नज़र आ रहा था, दूसरी तरफ वाली नज़र नहीं आ रही थी। और जब मेरे बाप ने देखा तो वो और शदीद परेशान हो गया कि वो बगैर कपड़ों से किसी के साथ नाच रहा है। जवान बेटे की ऐसी हालत तो बाप से कहाँ रहा जाता है। उसका मुसलसल वो इलाज कराते रहे। जो पीर फकीर आमिल मिलता, कोई कह देता कि नहीं, इसके साथ जो भी रहती है वो इतनी ताकतवर है कि हमारे कंट्रोल से बाहर है, हम उसका कुछ नहीं कर सकते। कभी किसी के पास जाते, कोई पानी दम करके देता, कोई तवीज़ देता, कोई कुछ देता, उसका कुछ भी इलाज नहीं हो रहा था। और एक के पास गए, उसने दावा किया कि हाँ, मैं इसको निकाल नहीं सकता, लेकिन इससे थोड़ा सा दूर कर सकता हूँ। और उसने हमें बताया इसके साथ एक फीमेल जिन्नी रहती है। मतलब एक मर्द होता है और औरत होती है, इसी तरह जिन होता है और जिन औरत होती है, जिन्नी, फीमेल जिन। उसने कहा इसके साथ एक फीमेल जिन है जो इसके वजूद के अंदर रहती है, इसके वजूद के साथ रहती है, और आपके बेटे ने उस जिन्नी के साथ ऐसा मियाँ बीवी वाला रिश्ता बना रखा है कि ये जिन्नी दावा कर रही है, क्योंकि उस बंदे ने जो भी अमल किया, अमल करके बताया कि उस जिन्नी ने मुझे बताया है कि इस लड़के से मेरे 3 बच्चे भी हैं और मेरे तीनों बच्चों का ये बाप है और मैं इसी के साथ रहती हूं। उसने शादी का जिक्र नहीं किया। उसने कहा मैं इसके वजूद का हिस्सा बन चुकी हूं, हम दोनों इकट्ठे रहते हैं और मेरे 3 इससे बच्चे भी हैं और हम बहुत खुश हैं। हमें जो भी जुदा करने की कोशिश करेगा मैं उसको निस्तो नाबूद कर दूंगी, मैं उसको ऐसी सजा दूंगी वो जिंदगी भर याद रखेगा। इसलिए हमें कोई अलग करने का सोचे भी मत, मेरे 3-4 बच्चों का ये बाप है। वो कह रहे हमने जितना भी इलाज करा लिया उसका कोई इलाज नहीं हुआ। आज भी उसकी ऐसी कैफियत होती है, कुछ कम हो चुकी है लेकिन कैफियत उसकी ऐसी होती है, अजीब व गरीब सी कैफियत। और एक बहन है, उनके बारे में उन्होंने बताया कि वो भी चीखें मार के डर जाती है कि वो देखें वो खड़ा है, वो सामने खड़ा है। पूछा जाता है कहाँ है तो सामने कोई भी नहीं होता। हफीज़ कहते हैं कि ये वाक़यात पहले हमारे घर में कभी भी कुछ नहीं था, ये शुरू वहीं से हुए जब गली के अंदर पहली दफ़ा मैंने उस खूबसूरत हसीन और जमील लड़की को सफ़ेद कपड़े पहने स्कार्फ ओढ़े खड़े देखा था जो मुझे गले लगाना चाहती थी। तब से ये वाक़यात शुरू हुए थे। मैं तो आ गया, लगता है वो वहीं रह गई है, मेरा अंदाज़ा है। उनका कहना है शायद उसी ने मेरे भाई पे कब्ज़ा कर लिया है, मेरे भाई को जकड़ लिया है, ये खुदा बेहतर जाना है क्या है। लेकिन मेरे घर में और मेरे साथ भी अभी तक जो वाक़यात वहाँ पे भी हो रहे हैं, बाहर रहने के बावजूद मेरे घर के अंदर भी ये सारे वाक़यात हो रहे हैं। मैं कुछ भी ज़िंदगी में करने की कोशिश कर रहा हूँ, नहीं कर पा रहा। मैं बहुत डिस्टर्ब हूँ, मैं शदीद परेशान हूँ, भाई की वजह से भी, अपनी वजह से भी, बहन की वजह से भी। और कहते हैं मेरी वालदा की, शायद मैं गलती नहीं कर रहा, उन्होंने कहा कि मेरी वालदा की भी पिछले दिनों डेथ हुई है इसी वजह से। वालिद नहीं, मेरे ख्याल में वालदा ही लफ्ज़ इस्तेमाल किया। वालदा की मौत वाक़ हुई है, वो कह रहे हैं वो इसी सबब, इन्हीं चीज़ों की वजह से उनकी हुई है। क्योंकि मुझे सब नहीं पता, मुझसे नहीं बताया जाता था, मैं परेशान हो जाता हूँ। मेरी माँ जानती थी कि मेरे साथ भी इस तरह के मामलात हैं, तो आप मुझे ज़्यादा नहीं बताते थे, लेकिन मुझे सारे वाक़यात माँ से कुछ ना कुछ पता लग गए थे कि ये कुछ हो रहा है भाई के साथ। किसी आमिल ने उनको यहाँ तक बताया कि इसने चिल्ले काटे हैं, किसी ने कहा नहीं इसके साथ जुड़ गई है, बहुत सारी चीज़ें बताई गई हैं। तो कह रहे मेरी माँ भी चली गई, तो उन्होंने मुझसे रब्ता किया कि मज़हर भाई खुदारा मुझे इससे निजात दिलाइए, मेरे भाई को भी इससे निजात दिलाइए। उन्होंने कहा है मैं वॉइस मैसेज, तो उन्होंने अपना नाम भी तब्दील करने को कहा है, तो वॉइस मैसेज कैसे सुना दूँ ना उनको, मैं आपको वॉइस मैसेज सुनाता। उन्होंने एक जुमला भी कहा है कि मैं काफ़ी पैसे लगा चुका हूँ, काफ़ी लोगों से इलाज करा चुका हूँ, कोई भी फ़र्क नहीं पड़ा, भाई का भी नहीं पड़ा। मुझे ये यकीन कामिल है, ये उनके अल्फाज है, मैं उनको सुनाना चाहता था, मुझे यकीन कामिल है मेरा इलाज आप करेंगे और आपसे ही मैं ठीक होऊंगा।
बेशक आप मेरी कॉल नहीं उठाते, आपसे मेरा रब्ता, मैं आपकी कॉल क्यों नहीं उठाऊंगा भाई, इतने मैसेज होते हैं, यकीन मानिए खुदा जानता है कि मैं नहीं जवाब दे पाता सबको। तो उन्होंने कहा है कि मुझे यकीन है, चाहे 15 साल 20 साल हो गए, 2003-4 में ये वाक़यात शुरू हुए थे, आज तक हो रहे हैं, लेकिन मुझे ये यकीन है कोई इसका इलाज करेगा तो वो आप करेंगे और कोई नहीं कर सकता। तो खुदारा मुझे इससे निजात दिलाइए। आज आपने मुझसे रब्ता किया, मैंने उनको अस्सलाम वालेकुम लिखा था तो उनके काफ़ी मैसेज आए हुए थे व्हाट्सअप, तो उन्होंने कहा मुझे यकीन है आज आपका मैसेज आ गया, मुझसे आप ज़रूर रब्ता करेंगे। मैंने उनको कहा डिटेल भेजें, उन्होंने अपनी डिटेल मुझे भेज दी है और वाकई उनके साथ शदीद नेगेटिव एनर्जी है, वो ठीक कह रहे हैं। उसको देख के मुझे अंदाज़ा हो गया उनको वो सारा कुछ जो नज़र आ रहा है वो ठीक है। तो इंशाल्लाह मैं उनका इलाज कर देता हूँ। तो उनके भाई के साथ भी जो मसला है उनको भी जो भी है वो मुझे जो पता लगेगा इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करा दूँगा। अगर वीडियो बनाने का मौका मिला तो मैं ज़रूर उसको बना दूँगा। तो ये उनकी कहानी थी जो उन्होंने मुझे भेजी और मैंने आपको सुना दी। तो बाकी लोग भी कहानियाँ भेजिए, आ भी रही हैं, नंबर दे के मैं महफूज कर रहा हूँ। अपनी कहानी को मुझे सेंड कीजिए, इंशाल्लाह आपकी कहानी को ऑफ कैमरा स्टोरी का हिस्सा बनाऊँगा। मेरी बहन पूजा, आप अगर मेरी कहानी सुननी है, आपने स्टोरी और स्टोरी के साथ पूजा नाम लिख देना। आपकी मुझे स्टोरी नहीं मिली, मैंने ढूंढने की कोशिश की है, मुझे नहीं मिली। तो बाकी वो तमाम लोग जिनकी कहानी अभी तक शामिल नहीं हो सकी, पुरानी भेजी हुई है और उनको लगता है कि मेरा नंबर आ जाना चाहिए था और अभी तक मेरा नंबर नहीं आया, तो वो चेक करें, उन्होंने नीचे कहानी या स्टोरी लिखना भूल गए होंगे। उस वक्त OCS लिखते थे या OCS लिखना भूल गए होंगे। अगर आप स्टोरी या OCS लिखना भूल गए थे तो अभी लिख के भेज दीजिए, सिर्फ एक लफ्ज़ और कुछ नहीं लिखना, स्टोरी या कहानी लिख दीजिए। उर्दू में कहानी है, इंग्लिश में स्टोरी, STORY लिख दीजिए। मैं फौरी तौर पे आपके उस पुराने मैसेज को नया नंबर दे के महफूज करूंगा और फौरी आपकी कहानी शामिल कर दूंगा, क्योंकि समझ जाऊंगा कि मैसेज कब का आया हुआ है, लेकिन स्टोरी ना लिखने की वजह से आपका मैंने सेव नहीं किया। अभी सेव करूंगा और अभी ही आपकी कहानी सुना दूंगा। तो पुरानी जितने भी लोगों ने मुझे कहानियाँ भेजी हुई हैं, आप लोग मुझे स्टोरी और कहानी भेजिए। और दूसरा, वो तमाम लोग जिन्होंने पहले कहानी भेजी, उनकी कहानी प्रोग्राम में शामिल हो गई, उसके बाद उन्होंने कहानी भेजी है, तो वो भी ये गलती ना करें कि वो स्टोरी या कहानी लिखना लाजमी लिखें, क्योंकि अगर वो ये गलती कर देंगे, स्टोरी या कहानी नहीं लिखेंगे, तो उनकी भी शामिल नहीं हो सकेगी। हर दफ़ा आप स्टोरी या कहानी ज़रूर लिखेंगे आखिर में। और एक शख्स कितनी कहानियाँ भेज सकता है? जितनी भी कहानियाँ भेजना चाहते हैं, इसकी कोई तादाद नहीं है। जब आपका नंबर आएगा तो आपकी 4 है, 5 है, 8 है, वो सारी कहानियाँ 1 बाई 1 सुना के फिर मैं अगले नंबर पे जाऊँगा। नए लोगों के लिए भी यही है, अपनी कहानी मुझे भेजना चाहते हैं, कहानी सेंड कर दें और आखिर में लफ्ज़ STORY स्टोरी इंग्लिश में या उर्दू में काफ हे अलिफ हा नून छुटी यानी कहानी, कहानी या उर्दू में कहानी, इंग्लिश में स्टोरी लाजमी लिखें। अगर लिखना भूल गए आप तो आपकी कहानी प्रोग्राम में शामिल नहीं हो सकेगी। और नंबर व्हाट्सअप का जिस पे आपने भेजना है, प्लस यानी जमा का जो निशान होता है, नफ़ी जमा ज़रब होता है ना, जमा का निशान, +9292 पाकिस्तान का कोड है, आगे मेरा नंबर है +9231665550। मैं रिपीट करता हूँ, +9231366550। उर्दू में पढ़ेंगे जमा 9231665550। आज की हॉरर स्टोरी से मज़हर मलिक को दीजिए इजाज़त। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।